भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में। भौगोलिक स्वरूप से तात्पर्य यह होता है कि भारत का जो धरातल है वह किस प्रकार से है, अर्थात जो भारत का जो ये धरातल है वह संपूर्ण रूप से एक समान नहीं होकर अलग अलग रूपों में है। जैसे कि कहीं का धरातल पर्वतीय है तो कहीं का पठारी है, तो कहीं मैदान है तो कहीं पर मरुस्थल है। तो आज इन्हीं से जुड़े हुए हम बेसिक चीजों को समझेंगे और अध्ययन करेंगे। तो आइए मैप के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि जो भारत है वह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल 7वां स्थान रखता है। तो सबसे पहले हम लोग भारत को दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। जैसे कि ऊपर वाले हिस्सा को उत्तरी भारत और नीचे वाले भारत को हम दक्षिणी भारत के नाम से जानते हैं या कहते हैं। तो ऊपर वाले हिस्सा को जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये पर्वतीय क्षेत्र है, जो यहाँ से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा और मिजोरम तक फैला हुआ है। और उसके नीचे जस्ट हम आते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र होता है वह मैदानी क्षेत्र होता है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं दक्षिण भारत की तरफ, तो ये हमारा क्षेत्र जो है वह क्या है, उठा हुआ भाग है, मतलब कि वह पठारी भाग है। वह किस प्रकार से हो गया है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो ये जो क्षेत्र होता है ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और इसके बाद कुछ तटीय मैदान है। तटीय मैदान जो आप ये डॉट डॉट लाइन जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो ये बीच वाला गैप है ये हमारे तटीय मैदान है। तो दो रूप से होते हैं, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। सबसे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं कि पर्वत जो होता है वो किसे कहते हैं। पर्वत मतलब कि धरातल का वह उठा हुआ हिस्सा जो लगभग 600 मीटर से ऊंचा हो, ठीक है, उसे हम पर्वत कहते हैं। और पठार जो होता है जमीन का वह हिस्सा उठा हुआ जो 150 मीटर से 600 मीटर तक ऊंचाई पर हो। पठार का मतलब ये होता है जो जमीन से उठा होता है और ऊपर से मेज के समान समतल होता है, जिसे हम पठार कहते हैं। मैदान है जो समतल होता है उसे हम मैदान कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसकी ऊंचाई 150 मीटर तक हो सकती है। और उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है जो मैंने अभी बताया ये तटीय मैदान होता है, ठीक है। उसके बाद मरुस्थल है जो हमारा राजस्थान में है मरुस्थल, उसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम लोग आज के इस वीडियो में हम पर्वत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद द्वीप है। द्वीप के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जमीन का या भूभाग का वह टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है वह द्वीप होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्वत को हम दो भागों में पढ़ेंगे, उत्तरी पर्वत और दक्षिणी पर्वत। दो प्रकार का होता है भारत का, उत्तरी पर्वत और दक्षिणी पर्वत। दक्षिणी पर्वत वाला हिस्से को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तरी पर्वत से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। तो उत्तरी पर्वत में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई कुल 2500 किलोमीटर है। कितनी है? कुल 2500 किलोमीटर है, अर्थात 5 लाख वर्ग किलोमीटर है लंबाई और चौड़ाई को मिलाकर, ठीक है। तो इसके बाद हम ये जानते हैं कि हिमालय का जो विस्तार है वो कुल लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। और इसे हम 4 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला ट्रांस हिमालय आता है, दूसरा बृहद हिमालय आता है, और तीसरा मध्य हिमालय, और चौथा शिवालिक हिमालय। तो ये हमारा हिमालय से संबंधित कुछ है। तो आइए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ बेसिक चीजों को। तो ट्रांस हिमालय को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय जो है वो लद्दाख से लेकर वो अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जो क्रमबद्ध तरीके से जो पहले नंबर पर आता है। तो ट्रांस हिमालय से कुछ बेसिक चीजें हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र है वहां पर काराकोरम
पर्वत श्रृंखला है ट्रांस हिमालय का, इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो K2 है, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो वो है गाडविन ऑस्टिन, जिसकी कुल लंबाई है 8,611 मीटर है। ठीक है, वही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो वो है कंचनजंगा। कैसे है आइए समझते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद हमारा बृहद हिमालय आता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, तो बृहद हिमालय से तात्पर्य यह हो रहा है कि इसकी जो श्रृंखलाएं, इसकी जो ऊंची ऊंची शिखर है वो इसमें सबसे ज्यादा है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये पर्वत श्रृंखला कोई है जो इस तरह से फैला हुआ है हमारा, तो इसकी कुल जो ये पर्वतें हैं, जो ये शिखर है, इसकी कुल औसत ऊंचाई जो है वो 6,000 मीटर तक है। वह 6,000 मीटर तक है। औसत ऊंचाई का मतलब ये होता है कि इस पर्वत श्रृंखला का, बृहद हिमालय के श्रृंखला का जो कुल पहाड़ियां हैं जो ऊंचे ऊंचे, उनकी कुल औसत ऊंचाई कम से कम 6,000 मीटर तक तो है ही है, उससे ऊंचाई भी, उससे ऊंचा भी है। तो बृहद हिमालय में ही हमारा माउंट एवरेस्ट आता है, जो नेपाल वाले हिस्से में होता है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है, कहीं कहीं 8,850 मीटर भी लिखा रहता है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और वहीं बृहद हिमालय में हमारा कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला आता है, जो सिक्किम वाले क्षेत्र में, यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में कंचनजंगा, जिसकी लंबाई जो है 8,596 मीटर है। तो ये कंचनजंगा जो बृहद हिमालय का हिस्सा आता है। कैसे, अब इसको हम ये समझते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी जो है, सॉरी पर्वत शिखर जो है वो K2 है। और अगर भारत में अवस्थित जो है वो सबसे ऊंचा कौन सा है पर्वत, वो कंचनजंगा है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो क्षेत्र है इसे हम पीओके के नाम से जानते हैं। वैसे तो यहाँ हम अपना मैप तो यहाँ तक पूरा बनाते हैं, लेकिन इस वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, और इस वाले लाइन को हम LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ जो ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अक्साई चीन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये वाले क्षेत्र पर चाइना का कब्जा है, जिसे इस बॉर्डर लाइन को हम LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो ये तो वैसे अब देखिए काराकोरम जो पर्वत जो श्रेणी है वो इसी पीओके में आता है। ठीक है, और K2 भी जो K2 है वो इसी पर्वत श्रृंखला काराकोरम के पर्वत श्रृंखला में आता है। तो ये भारत के हिस्से में नहीं आ पा रहा है। तो इसीलिए जब आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो वो K2 होगा, क्योंकि मैप हम यहाँ तक बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही पूछा जाए कि वर्तमान में भारत की अवस्थिति में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो वो कंचनजंगा होगा, जिसकी लंबाई कुल 8,596 मीटर है। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय से कुछ बेसिक चीजें समझा हम लोगों ने, और बृहद हिमालय से। इसके बाद जो है वो मध्य हिमालय है, और उसके बाद जो है वो चौथे नंबर पर जो आता है वो शिवालिक हिमालय। तो ये क्रमागत रूप से है, हमारे हिमालय को हम 4 भागों में डिवाइड करके, वर्गीकृत करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा होता है शिवालिक हिमालय। तो अब हमको ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि ये हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ।
तो पर्वतों से संबंधित जो सिद्धांत है वो कुछ भूगोलवेत्ताओं ने दिया है, जिसमें से कोबर का भूसंनति सिद्धांत सबसे मुख्य रूप से माना जाता है। तो क्या होता है कोबर का भूसंनति सिद्धांत? कोबर महोदय ने ये साबित किया है कि जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले तिथित सागर हुआ करता था। ठीक है, कैसे? जैसे कि पहले वेगनर ने अपने महाद्वीपीय सिद्धांत में ये बतलाया है कि 7 महाद्वीप न होकर सिर्फ एक ही महाद्वीप होता था, जिसे पेंजिया के नाम से जानते थे। ठीक है, अब पेंजिया को चारों तरफ से जो महासागर ने घेर रखा था वो सिर्फ 5 महासागर न होके एक ही महासागर था, जिसे पैंथा लासा के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया वेगनर महोदय ने। फिर कुछ भौगोलिक विखंडन हुआ, जिसके वजह से भौगोलिक परिस्थितियों में विखंडन हुआ, जिससे ये टूट गया। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को लैंडसिया और नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो भारत हमारा गोंडवाना लैंड में आता है। तो इनके बीच में तिथित सागर आया। तो तिथित सागर जो था, अब यहाँ पर हिमालय पर्वत कैसे आ गया? तो कोबर महोदय कहते हैं कि नदियों द्वारा लाया गया जो मलबा और सार, गाज, मिट्टी, ये सतत रूप से ला लाकर वहां पर गाज छोड़ने से ये धीरे धीरे भरता गया और पूर्ण रूप से ये भर गया। अर्थात कि ये जो चीजें हैं ये सतत रूप से लगातार होती रही, मतलब कि ये लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ। ऐसा नहीं कि ये 1 साल 2 साल या 10 साल में ऐसा हो गया जी, नहीं, ये कम से कम लाखों करोड़ों वर्षों में सतत रूप से होता हुआ चला गया और ये तिथित सागर धीरे धीरे भरता गया और जो मलबा था उसके दबाव के कारण यहाँ पर विचलन हुआ और विचलन के कारण वहां का जो भूभाग है वो उठ गया। तो इस वजह से यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये कोबर अपने सिद्धांत में ऐसा कहते हैं। उसके बाद हैरी हेस अपना प्लेट थ्योरी सिद्धांत में ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है, जो हमारे महाद्वीप हैं, वो प्लेटों पे टिकी हुई है। तो प्लेटों का विचलन भी होता है। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहां पर वलन पड़ता है। वलन के कारण वहां का भूभाग जो होता है, भौगोलिक संरचना बदल जाती है और वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो इस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत को हम नवीन पर्वत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अभी नवीनतम है, अभी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है। ये अभी भी उत्थान पर है हिमालय, धीरे धीरे इसका बढ़ोतरी भी हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पर्वत, उत्तरी पर्वत के बारे में, हिमालय पर्वत को हम लोगों ने विस्तार से समझा कि ट्रांस हिमालय क्या होता है, बृहद हिमालय क्या होता है। चारों श्रृंखलाओं को हमने अच्छी तरीके से समझा। अब इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का जो पर्वत है उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हमने उत्तरी पर्वत का हिमालय वाली श्रृंखला को पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, दक्षिण भारत का ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो आगे के वीडियो में हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।